एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात की और सीपी राधाकृष्णन अभी महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं और बीजेपी ने इस बार दक्षिण वाला दांव चला है। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर विपक्ष की बैठक हुई है। इसमें खड़गे समेत विपक्ष के बड़े नेता मौजूद रहे। विपक्ष से गैर कांग्रेसी भी उम्मीदवार हो सकता है, इसे लेकर सहयोगी दल से सुझाव भी मांगा गया। देखिए रिपोर्ट। एनडीए ने महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए अपना उम्मीदवार घोषित किया है। सीपी राधाकृष्णन दिल्ली पहुंचे, जहां उन्होंने पीएम मोदी से मुलाकात की। पीएम मोदी ने उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनने पर उन्हें शुभकामनाएं दी। दिल्ली एयरपोर्ट पर सीपी राधाकृष्णन का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं और दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने उनका स्वागत किया। किरण रिजिजू, भूपेंद्र यादव समेत कई वरिष्ठ नेता उनके स्वागत में पहुंचे। वहीं महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने सभी दलों से उन्हें वोट करने की अपील की है। तो मुंबई के वोटर के रूप में सीपी राधाकृष्णन जी देश के उपराष्ट्रपति का फॉर्म भर रहे हैं, इसलिए मुंबईकरों के लिए और महाराष्ट्र की तमाम जनता के लिए एक बहुत ही हर्ष की बात है। मैं तो अपेक्षा व्यक्त करता हूं कि पार्टियों के भेद भुलाकर महाराष्ट्र के सभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स ने सीपी राधाकृष्णन जी को वोट देना चाहिए। सीपी राधाकृष्णन अभी महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। फिलहाल उद्धव गुट, पवार गुट से लेकर शिंदे गुट तक सीपी राधाकृष्णन की तारीफ कर रहे हैं कि महाराष्ट्र में जो गड़बड़ हो रही थी या होने वाली थी उसको रुकाने के लिए या कंट्रोल लाने के लिए उनको यहाँ पे भेजा था, ऐसे हम कह सकते। अभी उनको उपराष्ट्रपति वहाँ पे बनाया जा रहा है, उनका अभिनंदन हम सब करते हैं। निर्णय सामुदायिक होगा, लड़ना है तो लड़ेंगे और कुछ निर्णय करना है तो सभी को साथ लेकर उस निर्णय के बारे में हम सोचेंगे। सीपी राधाकृष्णन जी जो आज महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं, उनको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। एडवांस में उनको बधाई देना चाहता हूं। मुझे पूरा यकीन है कि एक ऐतिहासिक जीत उनको मिलने जा रही है। आरएलडी सांसद चंदन सिंह चौहान ने दावा किया है कि एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन की भारी मतों से जीत होगी। एक वरिष्ठ नेता और कई राज्यों में राज्यपाल की पद पर सुशोभित करने वाले महाराष्ट्र के वर्तमान में राज्यपाल आदरणीय सीपी जोशी जी जो हैं को प्रत्याशी बनाया गया है, तो कहीं ना कहीं हम उत्साहित हैं और आशा उम्मीद करते हैं कि वो भारी मतों के साथ जीतेंगे। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर विपक्ष की बैठक हुई है, जिसमें खड़गे समेत विपक्ष के बड़े नेता मौजूद रहे। विपक्ष से गैर कांग्रेसी भी उम्मीदवार हो सकता है, इसे लेकर सहयोगी दल से सुझाव मांगा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यूपी में क्राइम कंट्रोल और कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए योगी सरकार ने फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला का बड़ा विस्तार किया है। 2017 से पहले प्रदेश में केवल 4 लैब्स थीं, लेकिन अब ये संख्या बढ़कर 12 हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया और 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ सीएम योगी ने किया। इसमें दुनिया भर के विशेषज्ञ साइबर और फॉरेंसिक पर लेक्चर देंगे। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। सीएम योगी ने लखनऊ में फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट के इंटरनेशनल समिट का उद्घाटन किया। साइबर युद्ध के आयाम, बहुपक्षीय कानूनी ढांचे, फॉरेंसिक और रणनीतिक प्रतिकार के विषय पर 3 दिवसीय इंटरनेशनल समिट हो रही है। 2017 के पहले 4 फॉरेंसिक लैब थी, उनकी भी स्थिति जैसे तैसी थी। क्या कारण था कि कोई दुर्दांत माफिया अपराध कर रहा है। 18 हमारे पास रेंज है, हर रेंज में एक ग्रेड की हमारे पास फॉरेंसिक लैब्स होनी चाहिए। हम लोगों ने 12 बना के तैयार कर ली हैं, 6 निर्माणाधीन है। सीएम योगी ने एआई, ड्रोन और रोबोटिक्स लैब और अटल पुस्तकालय का भी उद्घाटन किया। उत्तर प्रदेश पुलिस बल को और उसकी विभिन्न शाखाओं को निरंतर यहाँ पर ट्रेनिंग लेने के साथ ही इस टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को अपडेट करना होगा,
चाहे वह आज के समय में फॉरेंसिक से जुड़ी हुई हो, साइबर से जुड़ी हुई हो, आईटी या फिर इस फील्ड से जुड़ी हुई, एआई से जुड़ी हुई हो, रोबोटिक्स से जुड़ी हुई हो या ड्रोन टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई, इन सब से जुड़ी हुई इन सभी को हमें अपने आप को तैयार करना होगा। योगी सरकार ने पिछले 8 सालों में क्राइम की रोकथाम, अपराधियों की पहचान और कोर्ट में प्रभावी पैरवी के जरिए कठोर सजा दिलाने के लिए फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला का विस्तार किया है। वहीं यूपी में फोरेंसिक इंस्टीट्यूट की स्थापना भी की ताकि प्रदेश के युवा फोरेंसिक के क्षेत्र में अपना करियर बना सकें। साथ ही साइबर क्राइम समेत अपराधियों को फोरेंसिक सबूतों के आधार पर कड़ी सजा दिलाई जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वोट चोरी और एसआईआर को लेकर अब चुनाव आयोग और विपक्ष में तनातनी बढ़ती जा रही है। मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष संसद में महाभियोग प्रस्ताव लाने पर विचार कर रहा है। आज दिल्ली में हुई इंडिया ब्लॉक की मीटिंग, सूत्रों के हवाले से खबर है कि मीटिंग में विपक्ष ने चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग लाने पर चर्चा की है। देखिए रिपोर्ट। इंडिया ब्लॉक की बैठक में विपक्ष ने चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग लाने की बात कही है। विपक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ पूरी तरह लामबंद है और संसद में विपक्ष चुनाव आयोग के खिलाफ प्रस्ताव भी लाएगा। और फ्री एंड फेयर इलेक्शन इस देश में इम्पीचमेंट को लेकर के भी आप लोग क्या? अगर नौबत आती है, जरूरत पड़ती है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस में, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जो भी हथकंडे हैं उसको अपनाने के लिए हम रेडी। रविवार को चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद विपक्ष लगातार हमलावर है। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग पर कई सवाल खड़े किए हैं। हमारी डिमांड केवल इतनी है कि एक जिलाधिकारी को सस्पेंड कर दो आप। पूरे देश में एक भी वोट नहीं कटेगा। ये कागज है, एफिडेविट है, रिसिप्ट है। आप एक भी डीएम को सस्पेंड कर दिए और ये लंबी सूची है। वहीं बीजेपी का कहना है कि विपक्ष की शुरू से कोशिश भ्रम बनाने की रही है, लेकिन उनके मंसूबे पूरे नहीं होंगे। अब देखिए, विपक्ष आधार विहीन है, भ्रम की स्थिति में है और वो साफ सुथरी छवि का अनुभवी व्यक्ति वो चाहते नहीं है। वो केवल ये चाहते हैं कि इस प्रकार का कोई वातावरण तैयार हो जिसमें उनको अफवाह फैलाने का समय मिल सके। एसपी सांसद डिंपल यादव का कहना है कि राहुल गांधी को माफी मांगने की जरूरत नहीं है। चुनाव आयोग अपनी निष्पक्षता साबित करे। नहीं समझते किसी को माफी मांगने का इसमें कोई सवाल उठता है, क्योंकि अगर किसी लीडर अपोजिशन को इस बात का ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं वोट चोरी हो रही है तो इलेक्शन कमीशन को प्रूफ के साथ आना चाहिए कि नहीं हो रही है। और वहीं मिस्टर अखिलेश यादव जी ने भी एफिडेविट्स दिए हैं 18,000 वोटर्स के, जिनके नाम काटे गए। योगी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने चुनाव आयोग पर वोट चोरी के आरोपों पर राहुल गांधी पर निशाना साधा है कि झूठ बोल करके माहौल देश में खराब करना चुनाव आयोग के प्रति या कोई बात को लेके, तो सही चुनाव आयोग ने कहा है कि 1 हफ्ते में हलफनामा दीजिए, नहीं तो देश के सामने माफी मांगिए और नहीं तो ये मान लिया जाएगा कि आप झूठ बोलने के नंबर 1 के माहिर हो। विपक्ष ने चुनाव आयोग पर वोट चोरी के आरोप लगाए हैं, जिस पर चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी से माफी मांगने की बात कही है, लेकिन इस पर अब सियासी वार पलटवार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। और सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष लामबंद हो गया है। बिहार में एसआईआर का विरोध और वोट चोरी के आरोपों पर कल सीईसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जवाब दिया था। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सीईसी ने 7 दिन में एफिडेविट देने या फिर माफी मांगने की मांग की है, जिसके बाद में विपक्ष चुनाव आयोग को बीजेपी का टूल बता रहा है। केंद्रीय निर्वाचन आयोग से पूछ रहे हैं, उन सवालों का उत्तर केंद्रीय निर्वाचन आयोग नहीं दे पा रहा और अपनी जिम्मेवारी से भागने की कोशिश कर रहा है। हम लोग मेहनत से पसीने से खड़े हुए लोग हैं। कांग्रेस में कभी ऐसे लोग होते थे जो अब खत्म हो गए हैं, तो वो कोई ना कोई ऐसी सहारा ले लेते हैं। तो इसलिए क्रेडिबिलिटी नहीं है ना इनकी बोलने वालों की। बोलने वालों की क्रेडिबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। जो बोल रहा है इसके खिलाफ उसने कभी ये कर्म ना किया हो
तो हो पाएगा ना। कहते ना पहला पत्थर वो मारे ना जिसने ये काम ना किया हो। तो ये तो सारे लोग उन कामों में पहले शामिल रहे, इसलिए इनके बोलने का प्रभाव नहीं है लोगों पर, जन समर्थन नहीं है। एक भी उस एफिडेविट पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। जो इलेक्शन कमीशन रोजाना राहुल गांधी जी से एफिडेविट मांग रहा है, उस इलेक्शन कमीशन को हम 2022 में 18,000 गलत तरीके से काटे गए वोटों के एफिडेविट दे चुके। यूपी के शहरों के नाम बदलने की राजनीति फिर से तेज हो गई है। बरेली पहुंची उमा भारती ने शाहजहांपुर को गुलामी का प्रतीक बताकर नाम बदलने की मांग कर दी है। उमा भारती की मांग के बाद अब बीजेपी विधायक केतकी सिंह ने भी इसका समर्थन कर दिया है और गाजीपुर का नाम भी बदलने की मांग कर दी है। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। यूपी के शहरों के नाम बदलने की राजनीति फिर से तेज हो गई है। उमा भारती ने शाहजहांपुर को गुलामी का प्रतीक बताकर नाम बदलने का आग्रह किया है। उमा भारती ने कहा कि दोबारा ये नाम हमें सुनने को न मिले। मुझे शाहजहांपुर नाम अच्छा नहीं लगता, इसलिए कोई नया नाम प्रस्तावित कर दो, हम सब उस पर साइन कर देंगे। योगी जी को दे भिजवा देंगे। यहाँ मंत्री में बैठे हैं बहुत सारे, वो सब लोग मिलके दे देंगे। कोई सांस्कृतिक अधिष्ठान वाला, कोई धार्मिक अधिष्ठान वाला, कोई स्वतंत्रता में योगदान देने वाला किसी एक व्यक्ति के नाम पर कर दो। उस व्यक्ति के नाम पे मत करो जो हमें गुलामी के दौर की याद दिलाता है। बीजेपी विधायक केतकी सिंह ने भी इस मांग का समर्थन करते हुए गाजीपुर, आजमगढ़ और मऊ जैसे जिलों के नाम बदलने की बात कही। तो गाजीपुर में महर्षि गौतम थे, आप सभी जानते हैं महर्षि गौतम, और उनका कितना हमारे यहाँ यश है। तो अगर नाम बदलना है तो महर्षि गौतम जी के नाम पे रखा जा सकता है। परशुराम जी के पिता थे महर्षि जगदीन जी, जमदग्नि जी, हाँ माफ कीजिए, जगदम्नि जी। तो अगर चाहें हम तो उस नाम से भी रख सकते हैं हम गाजीपुर का नाम, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ियों को यह नाम के साथ साथ वो इतिहास जो भगवान परशुराम के साथ जुड़ा था वह याद रहे। दरअसल बरेली के आंवला में वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी की प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम के दौरान उमा भारती ने कहा कि वो यहां आ रही थी तो शाहजहांपुर नाम का एक जिला देखा, जिस पर उन्होंने सीएम योगी से नाम बदलने का आग्रह किया। अब बलिया के बांसडीह से बीजेपी विधायक केतकी सिंह ने भी गाजीपुर का नाम बदलने की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। विधानसभा चुनाव 2027 के लिए समाजवादी पार्टी बड़े स्तर पर टिकटों को लेकर मंथन कर रही है। एसपी ने 2027 के चुनावों के लिए खास रणनीति बनाई है। माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव के ऐलान से करीब एक साल पहले ही समाजवादी पार्टी करीब 25% यानी कि 100 लोगों की टिकट फाइनल कर सकती है। एसपी की इस रणनीति के पीछे का क्या असली मायने हैं, क्या वजह है, आपको एक रिपोर्ट में दिखाते हैं। यूपी में 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी अभी से ही तैयारियों में जुटी है। समाजवादी पार्टी इस बार कई विधानसभा सीटों पर पहले से ही अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर सकती है। एसपी का मानना है कि अगर वक्त रहते टिकट बांट दिए जाएं, तो बीजेपी के सामने उसके कैंडिडेट ज्यादा मजबूती से चुनाव लड़ सकते हैं। समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशियों का जो पैनल है उनको शॉर्टलिस्ट ज़रूर कर लेगा, लेकिन उनकी घोषणा कब होगी ये राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। समाजवादी पार्टी का संगठन लगातार चुनाव के लिए काम कर रहा है, प्रभारी नियुक्त कर दिए गए हैं। जो फीडबैक लेके कौन प्रत्याशी किस विधानसभा से सही रहेगा, किसका जाति समीकरण सही रहेगा, किसका काम सही है, उसके हिसाब से अपनी रिपोर्ट देगा और समाजवादी पार्टी तब अपना प्रत्याशी घोषित करेगी। समाजवादी पार्टी करीब 25% सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान वक्त से पहले कर सकती है, यानी करीब 100 सीटों पर जल्द उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है। समाजवादी पार्टी के बारे में भी वैसी सूचना है कि करीब
25% टिकट वो काफी पहले घोषित कर देंगे। हालांकि समाजवादी पार्टी और उससे पहले बहुजन समाज पार्टी काफी पहले टिकट घोषित करने का रिकॉर्ड बनाती रहती है। अब पहले अगर टिकट दे देगी तो आसान होगा कि दूसरी पार्टियां अपने कैंडिडेट के बारे में समीकरण के हिसाब से देख सकती हैं। सीटों का मतलब 100 सीटें करीब हो जाती हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 403 सदस्यों की विधानसभा है, यानी करीब 100 सीटें वो पहले घोषित कर सकते हैं। इस बात की पूरी संभावना है और एक सॉलिड स्ट्रेटजी के साथ समाजवादी पार्टी ये कदम उठाने जा रही है। समाजवादी पार्टी चाहती है कि वो हर हाल में 2027 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के सामने मजबूती से उभरे। इसीलिए ए कैटेगरी वाली सीटों में अपने प्रत्याशी पहले ही उतार देगी। वहीं बी और सी कैटेगरी वाली सीटों पर मंथन करने के बाद उम्मीदवारों की घोषणा की जाएगी। ऐसे में समाजवादी पार्टी सोच रही है कि जिन सीटों को उन्होंने एक कैटेगरी में रखा है वहां पर प्रत्याशी पहले ही उतार दिए जाएं, यानी वक्त से पहले प्रत्याशी उतर करके समाजवादी पार्टी के लिए 2027 का रास्ता ज़्यादा आसान करेंगे। कैमरा पर्सन मनोज शाही के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ। नैनीताल हाई कोर्ट में आज जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव के दौरान किडनैपिंग मामले में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट में 13 अगस्त की रात को 11 बजे के सीसीटीवी फुटेज चलाई गई और किडनैप करने वाले 10 लोगों का भी वीडियो दिखाया गया। साथ ही किडनैप किए गए 5 जिला पंचायत सदस्यों को भी कोर्ट में लाया गया। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने नैनीताल के एसएसपी पर तल्ख टिप्पणी की। हाईकोर्ट ने कहा कि कानून व्यवस्था फेल रही, ऐसे में एसएसपी का तबादला कर देना चाहिए। हाईकोर्ट ने डीएम एसएसपी को शपथ पत्र दाखिल करने के आदेश दिए। वहीं मामले में कल फिर से सुनवाई होगी। नैनीताल हाईकोर्ट ने एसएसपी पर बेहद ही सख्त टिप्पणी की और तीखे सवाल पूछे। अब हाईकोर्ट ने क्या कहा, आपको दिखाते हैं। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि नैनीताल के एसएसपी ठीक काम नहीं कर रहे हैं। हमें नहीं लगता कि वो जो कर रहे हैं वो ठीक है। नैनीताल के एसएसपी का ट्रांसफर कर देना चाहिए। पुलिस अधीक्षक पूरी तरह से फेल हो गए और कानून व्यवस्था भी पूरी ही फेल नजर आई। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि वीडियो में सब कुछ साफ साफ दिख रहा है, जो कुछ हुआ वो सब कुछ नजर आ रहा है। लापरवाही ढिलाई की शुरुआत एसएसपी से ही हुई। क्या आपके पास खुफिया तंत्र है कि नहीं? इस गैंग के आने की सूचना आपके पास थी या नहीं? आपको क्या लगता है हम अंधे हैं? ये उनकी तरफ से तल्ख टिप्पणी की गई है। और हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा है कि आप बताइए, आपकी नजर में ये क्या था? क्या सिर्फ लोगों को इकट्ठा कर रहे थे? और रेनकोट में क्या था? सब कुछ साफ साफ दिखा। दिखाने की सवाल तो साफ साफ था कि भाई जहां सैनिटाइज एरिया सैनिटाइज क्यों नहीं हुआ? आप प्रेस को नहीं जाने दे रहे। ये लोग अंदर कैसे गए? अंदर गए तो हथियार कैसे लाए? और हथियार ला के अगर उन्होंने एबडक्ट किया तो बाहर कैसे आए? कोर्ट तो हमारे जो माननीय चीफ जस्टिस हैं उनका तो थोड़ा पेशेंस काफ़ी है, इरिटेट नहीं होते हैं। नहीं तो उन्होंने 2-3 बार कह दिया भाई ऐसे मुद्दे में इस एसएसपी को यहाँ से ट्रांसफ़र करो। ये इस किस्म की वारदात को कैसे हैंडल किया जाए, इतना इक्विपमेंटशिप इसके अंदर नहीं है। ये उन्होंने अपना मन खोला है। धराली आपदा का असली कारण क्या रहा? अब इस बात की जांच शुरू हो गई है। एसडीआरएफ और एनएम की 6 सदस्यीय संयुक्त टीम श्रीखंड ग्लेशियर पहुंची और साथ ही पूरे क्षेत्र का भौतिक निरीक्षण किया। एनआईएम और एसडीआरएफ की टीम ने इलाके से डेटाबेस, वीडियोग्राफी और फोटोग्राफ जुटाए हैं, जिन पर जो एक्सपर्ट हैं वो रिसर्च करेंगे और आपदा के कारणों पर रिपोर्ट तैयार करेंगे। देखिए। 5 अगस्त को आई धराली आपदा के बाद राहत और बचाव कार्य में लगी एजेंसियों ने अब ग्लेशियर इलाके की गहराई की जांच शुरू कर दी है। एसडीआरएफ और निम की 6 सदस्यीय संयुक्त टीम श्रीखंड ग्लेशियर पहुंची और पूरे क्षेत्र का भौतिक निरीक्षण किया। इस निरीक्षण का मकसद ये पता लगाना था कि कहीं इलाके में कोई ऐसी कमजोरी तो नहीं है जो आगे फिर से खतरा बन सके। लेकिन निरीक्षण के दौरान टीम को ऐसा कोई बिंदु नहीं मिला जिससे दोबारा आपदा आने का अंदेशा हो। पूरा पैसेज इन्होंने सर्च किया। हमें एक अप्रीहेंशन था, अंदेशा था कहीं पर पूरे पैसेज में कहीं पर ऐसा तो नहीं है कोई मलबा इकट्ठा हो गया है जहां बारिश के कारण फिर से दोबारा से इस तरह की सिचुएशन आ सकती है। उस पैसेज में जो टीम गई है उसको कहीं पर इस तरह का कोई मलबा नहीं दिखा है।
संयुक्त टीम ने इलाके से सैंपल इकट्ठे किए और पूरे क्षेत्र की वीडियोग्राफी भी की है। अब ये पूरा डेटा भूगर्भ वैज्ञानिकों को सौंपा जाएगा ताकि विशेषज्ञ अपनी जांच करके अंतिम रिपोर्ट दे सकें और ये तथ्य सामने आए कि धराली में इतनी बड़ी आपदा की असल वजह आखिर क्या थी। एक्सपर्ट्स हैं, उन्हें जरूर मदद इस बात में मिलेगी कि घटना किस तरह से हुई थी, एवलांच हुआ था, लैंडस्लाइड हुआ था या फिर कोई लेक बनी थी, कितना पानी था, पानी का लेवल कितना था, उस सब की जो किस तरह से ये घटना अनफोल्ड हुई उसका पता चलेगा। फिलहाल जांच रिपोर्ट का इंतजार है, लेकिन एसडीआरएफ और निम की टीम ने साफ किया है कि फिलहाल ऊपरी इलाके में आपदा जैसा कोई खतरा नजर नहीं आ रहा है। सत्येंद्र बर्तवाल, न्यूज़ 18, देहरादून। खबरें जारी हैं, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।